20वीं सदी की शुरुआत। भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, एक प्राचीन सभ्यता वाला देश, लेकिन पराधीनता की जंजीरों में जकड़ा हुआ। शहरों और गांवों में असंतोष धीरे धीरे उबल रहा था। अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार, आर्थिक शोषण और राजनीतिक दमन ने जनता के भीतर एक आग जगा दी थी। इसी उथल पुथल के दौर में 3 ऐसे युवाओं का जन्म हुआ जिनके नाम इतिहास में अमर होने वाले थे: भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ। उनका परिवार पहले से ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह ब्रिटिश शासन के विरोध में कार्य कर रहे थे। घर का वातावरण राजनीतिक चर्चाओं से भरा रहता था। बचपन से ही भगत सिंह ने गुलामी और स्वतंत्रता के अर्थ को समझना शुरू कर दिया था। 1919 का वर्ष, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर की उस रक्त रंजित दोपहर ने पूरे देश को हिला दिया। कहा जाता है कि किशोर भगत सिंह अगले ही दिन जलियांवाला बाग पहुंचे और शहीदों की मिट्टी अपने साथ घर ले आए। उस दिन उनके भीतर एक संकल्प जन्म ले चुका था: अन्याय का अंत करना होगा। उधर महाराष्ट्र में 1908 में जन्मे शिवराम राजगुरु बचपन से ही तेजस्वी और साहसी थे। वे संस्कृत और शास्त्रों के अध्ययन में निपुण थे, परंतु उनका झुकाव क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर बढ़ता गया। युवावस्था में ही वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संगठित आंदोलनों से जुड़ गए। पंजाब के लुधियाना में 1907 में जन्मे सुखदेव थापर भी समान रूप से दृढ़ निश्चयी थे। वे पढ़ाई में कुशाग्र थे और संगठन क्षमता असाधारण थी। आगे चलकर उन्होंने लाहौर में क्रांतिकारी नेटवर्क को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन तीनों युवाओं को जोड़ने वाला सूत्र था राष्ट्र के प्रति समर्पण। वे मानते थे कि केवल याचना से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, क्रांति आवश्यक थी। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़े, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना था। उनकी विचारधारा केवल हिंसक प्रतिरोध तक सीमित नहीं थी। वे पढ़ते थे कार्ल मार्क्स, लेनिन और विश्व के अन्य क्रांतिकारियों को। वे स्वतंत्रता को केवल राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता के रूप में देखते थे। तीनों की मित्रता गहरी थी। वे केवल साथी नहीं, विचारों के सहयात्री थे। वे जानते थे कि उनका मार्ग आसान नहीं है। जेल, यातना और मृत्यु, ये सभी संभावनाएं उनके सामने स्पष्ट थीं। फिर भी उनके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। ये केवल 3 युवाओं की कहानी नहीं थी, ये उस पीढ़ी की कहानी थी जिसने अपने जीवन से अधिक अपने देश को महत्व दिया। और इतिहास अब एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा था। सन 1928 ब्रिटिश सरकार ने भारत में सांवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन भेजा। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये अपमान पूरे देश में आक्रोश का कारण बना। साइमन गो बैक के नारे भारत की सड़कों पर गूंज उठे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में आयोग के विरोध में एक विशाल जुलूस निकाला गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पंजाब केसरी लाला लाजपत राय कर रहे थे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, परंतु ब्रिटिश प्रशासन ने इसे बलपूर्वक दबाने का निर्णय लिया। लाहौर के पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने निर्दयता से प्रदर्शनकारियों को पीटा। लाला लाजपत राय पर कई वार किए गए। वे गंभीर रूप से घायल हुए, पर उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी। 17 नवंबर 1928 को उनकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। पूरे देश में शोक और क्रोध की लहर फैल गई। ये केवल एक नेता की मृत्यु नहीं थी, ये राष्ट्रीय सम्मान पर आघात था। इस घटना ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को झकझोर दिया। वे इसे व्यक्तिगत अपमान की तरह महसूस कर रहे थे। उन्होंने निर्णय लिया कि लालाजी की मृत्यु का बदला लिया जाएगा। योजना बनाई गई। लक्ष्य था जेम्स ए स्कॉट। योजना के अनुसार 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में कार्यवाही होनी थी। क्रांतिकारी दल ने सावधानी पूर्वक तैयारी की। शिवराम राजगुरु को पहला वार करने की जिम्मेदारी दी गई। भगत सिंह को अंतिम पुष्टि करनी थी। चंद्रशेखर आजाद बैकअप में थे। लेकिन घटनाएं योजना के अनुसार नहीं हुई। 17 दिसंबर की शाम लाहौर में एक ब्रिटिश अधिकारी मोटरसाइकिल पर निकला। राजगुरु ने उसे स्कॉट समझकर गोली चला दी। भगत सिंह ने भी गोली दागी। अधिकारी की मृत्यु हो गई। बाद में पता चला वो स्कॉट नहीं, बल्कि सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स था। अब वापसी का रास्ता नहीं था। क्रांतिकारियों ने तुरंत भागने की योजना लागू की। भगत सिंह ने अपनी पहचान छिपाने के लिए बाल और दाढ़ी कटवा ली, जो एक सिख युवक के लिए बड़ा व्यक्तिगत त्याग था। वे भेष बदलकर लाहौर से निकल गए। दुर्गा भाभी ने उनकी पत्नी बनकर उन्हें ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। ब्रिटिश सरकार हिल गई थी।
पंजाब में तलाशी अभियान शुरू हुआ। क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज हो गई, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी भूमिगत हो चुके थे। ये कार्यवाही केवल प्रतिशोध नहीं थी, उनके लिए ये संदेश था, अत्याचार का उत्तर दिया जाएगा। वे मानते थे कि क्रांति जनता को जगाने का माध्यम है। उनका उद्देश्य अराजकता नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध था। फिर भी वे जानते थे कि ये मार्ग अंततः उन्हें मृत्यु की ओर ले जा सकता है। सॉन्डर्स वध ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की निगाहों में सबसे वांछित बना दिया था, पर उनकी अगली योजना और भी बड़ी थी। एक ऐसी घटना जो केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि एक राजनैतिक संदेश बनने वाली थी। इतिहास एक और विस्फोट की प्रतीक्षा कर रहा था। सॉन्डर्स वध के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ब्रिटिश शासन की निगाहों में सबसे वांछित क्रांतिकारी बन चुके थे। लेकिन उनके लिए संघर्ष केवल प्रतिशोध तक सीमित नहीं था। वे चाहते थे कि पूरा देश जागे, कि जनता समझे कि स्वतंत्रता केवल मांगने से नहीं मिलेगी। सन 1929 की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार 2 नए विधेयक ला रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। इन कानूनों का उद्देश्य था राजनीतिक गतिविधियों और मजदूर आंदोलनों को और अधिक दबाना। क्रांतिकारियों ने इसे जनाधिकारों पर सीधा आघात माना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के भीतर एक योजना बनी। निर्णय लिया गया कि केंद्रीय विधानसभा में एक प्रतीकात्मक बम विस्फोट किया जाएगा। ऐसा विस्फोट जो किसी की जान ना ले, लेकिन ब्रिटिश सत्ता को झकझोर दे। उद्देश्य हत्या नहीं, संदेश देना था। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा। जैसे ही बिल पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी, दर्शक दीर्घा से 2 बम फेंके गए। विस्फोट हुआ, धुआं फैल गया, अफरा तफरी मच गई। बम फेंकने वाले थे भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त। ये विस्फोट जानबूझकर कम शक्ति का रखा गया था। उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था। विस्फोट के तुरंत बाद दोनों ने भागने का प्रयास नहीं किया। वे वहीं खड़े रहे और जोर से नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उन्होंने पर्चे फेंके जिनमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अब मंच अदालत का था। मुकदमा शुरू हुआ। यह केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, ये एक राजनीतिक मंच बन चुका था। भगत सिंह ने अदालत को ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने विचार रखने का माध्यम बना लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका उद्देश्य किसी की हत्या नहीं, बल्कि अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करना था। जेल में रहते हुए उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांग थी कि भारतीय और ब्रिटिश कैदियों के साथ समान व्यवहार हो, भोजन, कपड़े और बुनियादी सुविधाओं में भेदभाव समाप्त किया जाए। ये भूख हड़ताल 60 दिनों से अधिक चली। पूरे देश में हलचल मच गई। अखबारों ने खबरें छापी। छात्र, मजदूर, महिलाएं सब उनके समर्थन में खड़े हो गए। भगत सिंह अब केवल एक क्रांतिकारी नहीं रहे थे, वे जन आंदोलन का प्रतीक बन चुके थे। इसी दौरान सॉन्डर्स हत्या का मामला फिर से खोला गया। जांच ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इस घटना से जोड़ा। विशेष न्यायाधिकरण बनाया गया। मुकदमा तेजी से चलाया गया। अदालत में भगत सिंह शांत रहते थे। वे किताबें पढ़ते, नोट्स बनाते और बहसों को ध्यान से सुनते। उन्होंने अपने लेखों में क्रांति की परिभाषा स्पष्ट की। क्रांति से हमारा आशय व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन है। अंततः 7 अक्टूबर 1930 को निर्णय सुनाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। देश भर में दया याचिकाओं की मांग उठी। लाखों हस्ताक्षर एकत्र हुए, पर ब्रिटिश सरकार अडिग रही। अब समय कम था। 3 युवा, जिनकी उम्र अभी 25 वर्ष से भी कम थी, मृत्यु का सामना करने वाले थे। लेकिन वे भयभीत नहीं थे। वे जानते थे कि उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। इतिहास अपनी अंतिम, सबसे मार्मिक कड़ी की ओर बढ़ रहा था। 7 अक्टूबर 1930 को विशेष न्यायाधिकरण ने निर्णय सुनाया। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी दी जाएगी। आरोप था सॉन्डर्स की हत्या और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध षड्यंत्र। देश स्तब्ध था। विभिन्न राजनीतिक नेताओं, संगठनों और आम नागरिकों ने सजा को कम करने की मांग की। दया याचिकाएं भेजी गईं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मामला चर्चा में आया, लेकिन ब्रिटिश सरकार अपने निर्णय पर अडिग रही। फांसी की तिथि निर्धारित हुई 24 मार्च 1931 की सुबह, परंतु 23 मार्च 1931 की शाम तय समय से पहले ही लाहौर सेंट्रल जेल में तीनों को गुप्त रूप से फांसी देने का निर्णय लिया गया। 23 मार्च की वो शाम इतिहास में अमर हो गई। जेल के भीतर वातावरण असामान्य रूप से शांत था।
कहा जाता है कि जब जेल अधिकारियों ने उन्हें अंतिम सूचना दी तब तीनों शांत और स्थिर थे। भगत सिंह उस समय लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। तीनों ने अंतिम क्षणों में इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वे भय या पछतावे से मुक्त दिखाई दे रहे थे। उनकी उम्र मात्र 23 से 24 वर्ष के बीच थी। शाम लगभग 7:30 पर उन्हें फांसी दी गई। ब्रिटिश प्रशासन ने किसी भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया से बचने के लिए उनके शवों को रात के अंधेरे में फिरोजपुर के निकट सतलुज नदी के तट पर ले जाकर चुपचाप जलाने का प्रयास किया, परंतु स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिल गई। अधजले अवशेषों को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार दिया गया। अगली सुबह जब ये समाचार पूरे देश में फैला तो शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। अनेक स्थानों पर हड़तालें हुईं, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अब केवल व्यक्ति नहीं रहे, वे प्रतीक बन चुके थे। उनका बलिदान स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल गया। युवाओं में नई ऊर्जा जागी, क्रांति का विचार व्यापक हुआ। हालांकि भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली, परंतु 1931 की वो शाम स्वतंत्रता संघर्ष की चेतना में स्थायी रूप से अंकित हो गई। भगत सिंह केवल एक साहसी क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक गहरे विचारक भी थे। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समानता और वैज्ञानिक सोच की वकालत की। सुखदेव संगठन के कुशल रणनीतिकार थे। राजगुरु अदम्य साहस के प्रतीक थे। तीनों ने मिलकर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसमें व्यक्तिगत जीवन से अधिक राष्ट्र को महत्व दिया गया। 23 मार्च आज भी शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। भारत में अनेक स्मारक, संस्थान और सड़कें उनके नाम पर हैं। उनकी तस्वीरें केवल दीवारों पर नहीं बल्कि सामूहिक स्मृति में अंकित हैं। इतिहास अक्सर नेताओं को उनके पद से याद रखता है, पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी आयु से नहीं, उनके साहस से मापा जाता है। 3 युवा, 3 विचार, 1 लक्ष्य, स्वतंत्र भारत। उनकी कहानी समाप्त नहीं हुई, वो हर उस दिल में जीवित है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने का साहस रखता है। ये केवल अतीत की गाथा नहीं, ये चेतना है, ये प्रेरणा है, ये अमर बलिदान है। इनकलाब जिंदाबाद।